Assalamualaikum everyone, welcome to the Royal Career Talks, guiding your journey from student to success, a project of Royal Students Welfare Society under the Department of Royal Career Building and Scholarship Roadmap. I am your host नूर जफ़र और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्बास मीरानी साहब के नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान के डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट भी हैं। इसके अलावा MIC नेशनल रोड मुल्तान और अल अब्बास मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुजफ्फरगढ़ के CEO भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मोस्ट वेलकम आपको हमारे मुल्तान इंटेंसिव केयर हॉस्पिटल मीन्स जिसको हम एब्रीवेटेड जो है वो प्रोनाउंस करते हैं MIC हॉस्पिटल में भी खुश आमदीद आपको, आपकी सारी टीम को, आपकी सोसाइटी को और जो हमें देख रहे हैं उनको भी हमारी टीम के साथ इंट्रोड्यूस होने में और जो आगे हम इंशाल्लाह कोलैबोरेशन में चलेंगे तो इस सब कोलैबोरेशन में हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। सर थैंक यू सो मच आपने हमें अपना प्रेशियस टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। ये बेसिकली ये स्टूडेंट बेस्ड पॉडकास्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉयल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, जिसका मेन मोटिव स्टूडेंट्स को करियर रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करना है और इंस्पायर करना है। इसीलिए सर हमने आपको रीच आउट किया। आप माशाल्लाह से एक कामयाब डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो सर सबसे पहले हमारे ये जो पॉडकास्ट है इसके डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे। हम बात करेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी की, माशाल्लाह आप एक कामयाब डॉक्टर हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स के मेन कंसर्न्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर आपकी सक्सेस स्टोरी से। एक मेडिकल स्टूडेंट से माशाल्लाह MIC के CEO तक का सफ़र आपने कहाँ से स्टार्ट किया और ये कहाँ पे एंड हुआ? जी, हर स्टूडेंट की तरह जो हमारा एक मेन फोकस होता है वो कंसिस्टेंट रहना और थ्रू आउट जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आपने अच्छी तरह से उनकी प्रिपरेशन करनी है, उनमें अपेयर होना है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि आपके दोनों सेगमेंट जो रिटन और जो वाइवा सेगमेंट है, प्रैक्टिकल सेगमेंट है, वो आपका इक्वली जो है प्रिपेयर्ड हो और आप उस एग्ज़ाम को गो थ्रू करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ जो आता है वो आता है इंटरव्यूज़ और जॉब के लिए अपीयर होना। तो उसमें भी मोस्टली आपका कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपका जो नॉलेज है, बैकग्राउंड नॉलेज है, वो मैटर करता है। तो जितने भी इंटरव्यूज़ में आप अपीयर हों, अगर आप थ्रू आउट ग्रेजुएशन आप कंसिस्टेंट थे, आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी थी, आपका नॉलेज अपडेटेड था, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे सारे जो आपके मतलब करिकुलम था उस पर अबूर हासिल था, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आता। फिर आता है प्रैक्टिकली कि आपने जब आपकी सिलेक्शन हो गई है तो उसमें आपने कैसे चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही रेगुलर कंसिस्टेंट रहना कि आपने टाइम पे अपनी जॉब प्लेस पे जाना है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, चाहे आप गवर्नमेंट सेगमेंट में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, दोनों जगह पे कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट सेक्टर में लोग मोस्टली ये जाते हैं सोच के कि हमने सिर्फ जॉब करनी है और अपनी सैलरी जो है वो विड्रॉ करनी है। जी ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाना है तो आपको वहाँ पे भी एज ए डॉक्टर वैसे ही बिहेव करना है जैसे आप किसी अपने सेटअप पे, किसी अपने कारोबार में आपने वो टाइम लगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी सक्सेस में मैटर करती हैं कि आप कितना कंसिस्टेंट हैं और कितना आपका नॉलेज है, कितना आप प्रैक्टिकली स्किल्ड हैं और उसके बाद जो है आपका लोगों से बिहेवियर जो है वो कैसा है। सर आपकी बातों से माशाल्लाह लग रहा है जैसे आप शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा और पढ़ाकू टाइप स्टूडेंट थे। तो आपके वाकई बहुत ज़्यादा पढ़ते होते थे? कह सकते हैं आप FSC तक तो, मेरिट बनाने तक तो बहुत ऐसे ही ज़्यादा पढ़ना पढ़ना पड़ता है पड़ता बहुत है ज़्यादा। जी सर। लेकिन जब हम जाते हैं कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, तो मोस्टली स्टूडेंट वो साथ में इंजॉयमेंट भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। तो कॉलेज लाइफ में तो आप कह सकते हैं कि हमने साथ में और एक्टिविटीज़ भी की जिसमें ख़ास तौर पे मेरी सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ थी, थोड़ा बहुत स्टूडेंट एसोसिएशंस की जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं, जी सर। तो इस तरह की भी थी, साथ में पढ़ाई भी थी डेफिनेटली। तो सर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको आपकी जर्नी में कौन सी चीज़ लगी जिसने आपको परेशान किया और आपने फिर उसको किस तरह से ओवरकम किया? वही फैमिली से दूर रहना जैसे है, हॉस्टल लाइफ? हॉस्टल लाइफ है, फैमिली से दूर रहना है, फ्रेंड से दूर रहना है, रिलेटिव से दूर रहना है और सोशल लाइफ जो है अपनी वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो चैलेंजिंग तो यही चीज़ है कि आपने किसी फ्रेंड के पास जाना है, खुदा ना खास्ता उनके यहाँ कोई डेथ हो गई है या कोई उनकी किसी शादी
पे जाना है तो आपके पास टाइम नहीं होता है, छुट्टी नहीं मिलती, जी तो आप सर, नहीं जा मेडिकल सकते। स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत तो इशू होता है, उनकी शादियां मिस जी हो रही होती हैं, उनके इवेंट्स मिस हो रहे होते हैं, कभी एग्जाम्स हैं, जी। कभी क्या है, ये सारी और चीज़ें। उसी उसी को ही मैंने चैलेंजिंग यही समझा कि हम हमारी जो सोशल लाइफ है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। इसके अलावा बाकी चीज़ें वो फिर बाद में आती हैं डेफिनेटली, जिसमें आपका थ्रू आउट आपको जो एक्सपेंसेस बियर करना पड़ते हैं वो अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, वो चीज़ें हैं। फिर जो आपकी हॉस्टल लाइफ है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें रिहाइश का अच्छा होना, जी खाने का होना, और उसके बाद आपका अ, अपने कॉलेज में क्लासेस में रेगुलर अटेंड करना। ये सारी चीज़ें चैलेंजिंग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टॉप ऑफ द मोस्ट यही है कि आपकी सोशल लाइफ जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। ओके सर। तो सर आप अब माशाल्लाह से एक कामयाब डॉक्टर हैं, एमआईसी के सीईओ हैं, निश्तर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप अपनी सारी कामयाबी का क्रेडिट जो है वो किस चीज़ को देना चाहेंगे? कामयाब तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट ही है, तो मेरे गोल्स तो अभी भी समझ लें कि वो माशाल्लाह सर। अभी हमने बहुत कुछ करना है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम स्ट्रगलर्स हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, और उस स्ट्रगल का जो है हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी हमारा यही है कि हमने इस सब इवेंट्स के अंदर अपने आप को लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारे पेशेंट्स हैं, क्योंकि अब हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो पेशेंट्स पे होता है, तो उनके लिए हमने अवेलेबल रहना है। और यही चीज़ ही हमारी कामयाबी का राज है कि आप कितने अपने पेशेंट्स के लिए, अपने क्लाइंट के लिए अवेलेबल हैं। सर अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं करियर रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो ये पॉडकास्ट है ये करियर ओरिएंटेड ही है। तो सर थ्योरी, जब एक स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें सारा थ्योरी होता है, जी। ठीक है, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आते हो तो चीज़ें बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं उससे। तो वो जो एक थ्योरी और प्रैक्टिकल का गैप है उसको किस तरह से कवर करें बच्चे? मोस्टली जो हमें पढ़ाया जाता है वो हमें उसको ना छोड़ना होता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जी सर, और ऐसे हमने है। वहाँ से वो चीज़ें पिक करनी होती हैं जो हमारी काम की हैं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हम पढ़ते थे तो उसमें हमने फिजियोलॉजी पढ़ी। जी तो फिजियोलॉजी में था कि जैसे 5 सेंसेस हैं वो हम जी पढ़ते हैं, तो टच की सेंस जब मैं वो पढ़ रहा था ना गाइटन के अंदर, जी तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि जो पेन है वो हर पेन भी आपको खतरनाक नहीं फील होता। जी इवन कुछ सेंसेस जो हैं, हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसको खुद ही रेक्टिफाई कर देता है। जैसा कि हमने अपना ड्रेस पहना हुआ है तो ये जी टच तो कर रहा है हमारी बॉडी जी को, जी लेकिन हम उसको रेस्पॉन्स या रिएक्ट नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। तो सेम इसी तरह से है कि हमने पढ़ना तो सारा है, लेकिन उसके जो अगेंस्ट हमने रेस्पॉन्स देना है वो चीज़ है जो हमें प्रैक्टिकली यूज़फुल है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ें सारा। इवन जब हम लोग एफएससी में पढ़ते थे तो हम पेज नंबर और पेज की राइट साइड, पेज की सर लेफ्ट वो तो साइड, बहुत ज़रूरी वो होता है, सारी चीज़ें भी हम एमडी करते थे। कैट देना होता है और उसके जी। लिए तो ये चीज़ें बहुत तो ज़रूरी होती आपने हैं। पढ़ना सारा है, उसमें से फिर आपने एक्सट्रैक्ट वो करना है जो आपके काम का है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ही लिमिटेड होगा तो आप उसको फिर जी। अप्लाई भी उस हिसाब से नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ है तो डिफरेंट, लेकिन आपके नॉलेज बेस ही है। और सर अर्ली स्टेज क्लिनिकल एक्सपोजर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बहुत आप। ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने नॉलेज जो है वो हम गेन कर रहे होते हैं तो हमें फोकस नहीं मिल रहा होता, जी हम गैर ज़रूरी चीज़ें भी पढ़ रहे होते हैं। अभी हम लोग काफ़ी लोग मजाक बना रहे होते हैं कि हमने वो जो मैथ के अंदर होते थे साइन प्रॉब्लम, थीटा हाँ कॉस थीटा हाँ, तो वो पढ़ हम तो पढ़ लिए, रहे यूज़ होते ना थे। होने। तो इसी तरह हम मोस्टली हमारे जो, आपने एक वर्ड यूज़ किया कि थीटा टाइप स्टूडेंट, तो मोस्टली हमारे जो थीटा टाइप स्टूडेंट होते थे, जो क्लास फेलोज होते थे, तो वो गैर अहम चीज़ों के पीछे पड़े होते जी थे सर। और डिप्रेसर मारने के लिए इस तरह की जो अनयूजुअल चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे होते थे या बता रहे होते थे। लेकिन आज हमें वो प्रैक्टिकली चीज़ें वो सामने नज़र नहीं आती। तो ऐसे है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना अर्ली आप प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएंगे, जितना अर्ली आप क्लिनिकल साइड पे चले जाएंगे, आपको फोकस जो है वो पता चल जाएगा, और फोकस की वजह से ही आपको वो चीज़ें ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो जाएंगी, और उससे फिर आप आगे एक्सेल करेंगे। तो क्लिनिकल फील्ड में जाना ड्यूरिंग स्टडी ये बहुत ही अहम बहुत है, और ज़रूरी है। जितना अर्ली स्टार्ट हो जाए उतना ये ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है।
फिर इसी के लिए हमने आपके साथ माशाल्लाह इंटर्नशिप जी का भी वो MOU साइन करवाया है कि जी आपके MIC के अंदर हम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जी जो रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो MIC के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटर्नशिप उनको प्रोवाइड की जा रही है, वो इंटर्नशिप करेंगे और इंशाल्लाह अपने क्लिनिकल स्किल्स को है जो वो इम्प्रूव करेंगे। मोर एवर सर, स्टूडेंट्स को मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको अपने कौन सी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि रट्टा तो फिर सब लगा ही लेते हैं, पेपर्स में अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन वो कौन सी स्किल्स है जो वो उनको इम्प्रूव करनी चाहिए? मेरे ख्याल में जो डिस्कशन है, म्यूचुअल डिस्कशन है, उस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी मतलब आपको जो आपने पढ़ा है वो आप दूसरे के साथ डिस्कस करें, जो उसने पढ़ा है वो आपके साथ डिस्कस करें। पहले ये मसला होता था कि स्टडी मेट जो है वो ढूंढना थोड़ा सा सर लेकिन मुश्किल एक होता है। ये चीज़ भी अब तो बच्चों में आपका होती है। मोबाइल जो है वो भी आपका स्टडी जी, मेट है, चैट जीपीटी से तो बात चैट करके। जीपीटी से बात करें, लेकिन उसमें फिर आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि कुछ इरेलीवेंट चीज़ें भी आ सकती हैं उसमें और कुछ इनकरेक्ट भी चीज़ें आ सकती हैं। जी। तो बेस्ट ये है कि आपका कोई अच्छा स्टडी मेट हो जिसका जो वही चीज़ उसने पढ़ी हो जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ डिस्कस करें, तो ये काफ़ी अहम है। अच्छा सर, आपके पास पेशेंट आते हैं जो अपनी बीमारी चैट जीपीटी से डायग्नोस करवा के आते हैं, फिर आप डेफिनेटली उनको कैसे डील करते हैं? डेफिनेटली ये आजकल जैसे एडवांसमेंट आ रही है, इवन लोगों ने कुछ पेजेस फॉलो किए हुए हैं, यूट्यूब के चैनल्स फॉलो किए हुए हैं। और पहले ये एड्स वगैरह चलते थे इसके ऊपर, टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर। तो ये तो शुरू से ही चीज़ें आ रही हैं, बस थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो रही हैं। अदरवाइज ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और हमारे जो गली महल्ले हैं वहाँ पे भी एक मीडिया का वो सिस्टम मौजूद है। वो जो औरतें होती हैं वो बता रही होती हैं कि जी ये चीज़ ऐसे ठीक होगी और ये मसला ऐसे जो है वो सॉल्व होगा। तुक्के तो लगा रही होती हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें ना उसका अब चैट जीपीटी ऐसे समझ लें कि वो एक सर रिफाइंड अब वर्जन है। यंग जनरेशन तो वो हाँ, चैट रिफाइंड जीपीटी यूज वर्जन है। करेगा। तो इस तरह के वो चैलेंजेस आते रहते हैं। तो उसमें जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जितनी अच्छी काउंसलिंग होगी, तो आप उसको ओवरकम कर लेंगे। तो हमारा चूंकि एमबीबीएस के दौरान ही हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, बीएस बिहेवियरल साइंसेज। ओके। उसमें इसके ऊपर ख़ास फोकस था कि आपने ओके। काउंसलिंग कैसे करनी है। तो डॉक्टर एज ए डॉक्टर हम ये चीज़ें ईज़िली ओवरकम कर जाते हैं कि चैट जीपीटी से रिलेटेड जो पेशेंट हमारे से चीज़ें पूछ रहा है, अगर नॉलेज है तो हम उसको अच्छी चीज़ें जो है ना उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो बता देते हैं। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो वो हम उसकी रेक्टिफाई करवा देते हैं। ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फीमेल्स के हवाले से कि मेडिकल लाइन के अंदर फीमेल्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं? फीमेल्स के लिए ज़रा टफ है, जैसे बाकी फील्ड उनके लिए टफ है, क्योंकि उनकी जो जैसे हमारी सोशल लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है, उनकी सोशल लाइफ डिपेंडेंट होती है। सर वो उनके और मैरिड ज़्यादा लाइफ के भी इश्यूज आ जी, जाते हैं फिर। वो भी है। और वैसे भी पहले पेरेंट्स के साथ और फिर जो है आप अपनी फैमिली के साथ, तो काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो है, टफ है। तो जो फील्ड जिस फील्ड से फीमेल्स रिलेटेड है उसके अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो हमारा जैसे मेडिकल फील्ड है, इसमें ये चैलेंज है कि ख़ास तौर पे इनकी अर्ली शादी हो जाती जी। है। मोस्टली जो मेल्स हैं वो स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद करते हैं, या उस टाइम पे करते हैं जब वो एडजस्टेड होते हैं रिलेटिवली फीमेल अपने पार्टनर की निस्बत। तो उन्होंने फिर उस दौरान अपना एग्ज़ाम भी देना होता है, जी। ट्रेनिंग भी, ड्यूटीज़ भी करनी होती जी हैं। सर। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ड्यूटी किसी और सिटी में है जी, या ये भी किसी, इश्यूज होते हैं। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए। फिर आगे जैसे मेल्स को ज़्यादातर वो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है उसमें एंगेज होना पड़ता है। तो जो फीमेल पार्टनर है, ख़ास तौर पे अगर वो मेडिकल की कुलीग है, तो उसको मोस्टली फिर घर को टाइम देना पड़ता है। जी। तो उसको अपना जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर वो भी साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, फिर ज़ाहिर बात है बच्चे जो है उनको कंप्रोमाइज़ जी। करना पड़ता है। तो ये फिर काफ़ी सारे जो है ना चीज़ें हैं, तो तो सर टफ ही आप है। उनको क्या सजेस्ट करेंगे? उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो फील्ड आपने चूज़ किया उसमें मेहनत करें। कहीं ना कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आपने जो अपना एम लिया हुआ है, कहीं पे आपने एक्सेल करना है सोसाइटी में, कोई आपने एक्सपर्टाइज लोगों को आपने डिलीवर करनी है, कोई आपने उनको रिलीफ देना है, तो आपको मौका इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा।
और आपने फोकस्ड रहना है और उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि आपको कब मिलती है, तो वो जारी रखें, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। सर आपकी लाइफ का कोई एक मेमोरेबल पेशेंट, कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? पेशेंट्स काफ़ी होते हैं। एक हमारे थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट थे, अहमद अलीपुर से। तो वो हमारे पास इधर आते थे निश्तर में। जी। उसकी 6 बहनें थीं और एक सबसे छोटा था वो। और जो पेरेंट्स थे वो, अब वो जैसे हम कहते हैं कि बूढ़े हो गए थे और बच्चा होने का जो है ना वो चांस भी नहीं था, तो वो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गई और वो बेचारे कोई लेबरर टाइप थे, वो हमारे पास आते थे। तो उसकी कुछ अर्सा पहले डेथ भी हो गई है। तो मुझे बस वो, मुझे ज़्यादातर दैट्स वही वेरी याद रहता सैड। है। वो हॉस्पिटल में भी हम ट्राई करते थे कि उसको रिलीफ दें, फिर सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कोई मेडिसिन वगैरह कम है तो वो दें। तो वही मुझे ज़्यादा तो वही याद रहता है। वैसे तो काफ़ी पेशेंट हैं लेकिन वो ज़्यादा याद रहते हैं। एंड में बिल्कुल हम आपसे कुछ सजेशंस लेना चाहेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स को। अगर आप कोई 3 एडवाइसेस देना चाहें तो आप उनको क्या देंगे? एक ही इसमें तो पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह आपकी जैसे सोसाइटी के साथ हमारी एक चल रही है कम्युनिकेशन, तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह मैं देता रहूँगा। तो 3 एडवाइसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको डिसहार्ट किया जाता है कि जी आपने जो फील्ड चूज़ किया इसमें सेचुरेशन हो चुकी है, जी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है और इवन प्राइवेट का भी स्कोप नहीं है। तो इससे डिसहार्ट नहीं होना, ऐसी ऐसी बात नहीं है। आप खुद कितने एलिजिबल हैं, खुद कितने फोकस्ड हैं, आपको खुद कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो पहली एडवाइस तो यही है कि अगर आपने इसको एज ए प्रोफेशन चूज़ करना है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा ये है कि जब आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं, जो भी आपने इसका सेगमेंट चुना है, चाहे आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, फार्म डी में हैं, फिजियोथेरेपी में हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी सारे इसमें आगे सेगमेंट, इवन बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं। तो आपने उस फील्ड से रिलेटेड अपनी जो एक्सपर्टाइज है वो यूनिक रखनी है। ओके। यूनिक का मतलब ये है कि आप सबसे, हम ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे ज़हीन हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा आता है। यूनिक ये आता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बाकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है नहीं या है, वो बाकी आपके लोगों अंदर है। के पास जो है नहीं है, तो वो आपने डिलीवर करनी है। ये चीज़ है। और उसको डिलीवर करनी है जिस मार्केट को ज़रूरत हो। ये ना हो कि आप वहाँ पे बैठ जाएं जहाँ पे ज़रूरत ही ना हो, तो फिर अपने आप को भी वेस्ट करने की वो है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, सोशल सर्कल आपका अच्छा है, लोगों से आपका वो रिलेशन है, तो आप जिस भी मेडिकल के जिस भी शोबे से हैं, आपने अपनी जो एक्सपर्टाइज है उसको यूनिक रखना है और फिर जो है आपकी इंशाल्लाह वो चीज़ चल पड़ेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने काम के अंदर। ये नहीं है कि 10 दिन एक जगह पे, 15 दिन एक जगह पे, ये नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें। जो आपने काम किया है, कंसिस्टेंट करने का ये मतलब नहीं है कि आप एक ही काम बार बार किए जाएं और एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे हमारे लीडर इमरान खान, हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, वो कहा करते थे कि अगर आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट हर दफ़ा डिफरेंट आए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाली चीज़ उसमें ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने काम पे, लेकिन इम्प्रूवमेंट को देखना है। उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि आपने उसमें तब्दीलियां लानी है कि इस तरह से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं इस तरह से करके अपना ये एम जो है वो हासिल कर सकता हूँ। तो उस पर आप फोकस रहें और उसको चेंज ना करें, क्योंकि आपने जितने साल उस चीज़ को सीखने में लगाए हैं, अगर उससे आपको रिजल्ट नहीं मिला और उसको आप छोड़ के दूसरे काम में पड़ जाएंगे तो फिर उसको भी सीखने पे उतने साल लग जाएंगे और फिर आगे जाके उसमें भी आपने उसको अगर डिलीवर ना किया, छोड़ दिया, तो वही हाल होगा। तो इतना टाइम होता नहीं है, टाइम ही कम है कि आपने जल्दी एक प्रैक्टिकल लाइफ में, सक्सेसफुल लाइफ में जाना है। अपने कोलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को, क्लास फेलोज़ को ये सारी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ बंदा उनको अपनी सक्सेस जो है वो बता रहा होता है, दिखा रहा होता है या वो खुद ही देख रहे होते हैं। तो हमें ये ज़रूरी होता है कि हम जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें जल्दी एडजस्ट हो जाएं। तो अगर आप बार बार चेंज करते रहेंगे तो आप एडजस्ट नहीं होंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सर बीइंग अ स्टूडेंट, जब आपको कोई डिसहार्ट करता था तो जी। फिर आप उसको किस तरह से डील करते थे?
क्या स्ट्रेटजी होती थी आपकी? डिसहार्ट ऐसे है कि अगर बंदा खुद स्ट्रांग नहीं है तो डिसहार्ट हो जाता था। तो अगर बंदा खुद स्ट्रांग हो तो डिसहार्ट नहीं होता, बल्कि हम तो हमारे जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे हमारे एफएससी स्कूल के, अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब, वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। जो ये सारे फिर हैं मार्केट में, आज भी उनकी आप मोटिवेशनल वो स्पीचेस सुन लें, उनके फेसबुक पेज पे आ रही होती हैं, तो वो सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर थे। तो इस तरह के हम किसी अपने दोस्त से, फैमिली मेम्बर से, किसी क्लासमेट से, किसी टीचर से बात कर लेते थे तो हमें मोटिवेशन आ जाती थी और सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाती थी। सर अब एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि सर माशाल्लाह आप एक कामयाब हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं। आप मेडिकल फील्ड में अपने पैशन से आए थे या किसी के प्रेशर से आए थे? प्रेशर तो नहीं था, बस यही है कि जब हमने स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट की तो देखना शुरू किया कि कौन सी जो है वो क्लास अच्छी है और कौन सी जो है वो कम पड़ती है। तो हम उस क्लास में हमने जाने की कोशिश की जिसमें ज़्यादा ज़हीन बच्चे थे। फिर उसमें जब एंटर हो गए फिर हमने ये कोशिश की कि जितने उनके नंबर हैं हमारे उतने आने चाहिए। फिर ये कोशिश की कि हमारे सबसे ज़्यादा आने चाहिए। फिर हमने ये कोशिश की हमारे पूरे स्कूल में ज़्यादा आने चाहिए। मतलब तो आप शुरू बस से ही इसी पढ़ाकू थे फुल। हाँ, इसी चक्कर में जो है मेरिट बन गया। तो ये कह सकते हैं कि वो और सर एक और चीज़ है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपकी कामयाबी में दुआओं का कितना रोल होता है? क्योंकि पर्सनली मैं ये समझती हूँ कि दुआओं का बहुत बड़ा रोल होता है। शायद इतना मेहनत भी कामयाब नहीं करती जितना दुआएं करती हैं। डेफिनेटली दुआ कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। तो दुआ और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती है। दुआ कबूल हो जाए तो उसमें बरकत भी आती है उस काम में, बेशक। और वो मौका जो है हमें अवेल हो जाता है और उससे फिर हम अपना जो सक्सेस का पीरियड है वो स्टार्ट करते हैं। तो दुआओं का असर ऐसे ही है कि जैसे आपने सारी चीज़ बनी बनाई रख ली है और अब आपका वो खाने का टाइम है और आपको कोई काम पड़ गया है तो आप वो खा नहीं सके, वो ज़ाय हो गई है। तो दुआओं का ऐसे ही असर है, आपने सारा काम कर लिया और अगर आपकी दुआ और अपॉर्चुनिटी और अल्लाह की तरफ से वो मंजूरी नहीं है तो वो आपकी वैसे की वैसे पड़ी रहेगी, वो चलेगी नहीं। तो ओके। सारी चीज़ें बनाने के बाद भी आपको दुआ की ज़रूरत इसलिए है कि जो कुछ आपने बनाया है या जो कुछ आपने कमाया है वो आप यूटिलाइज़ कर सकें अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, या आपको वो बेनिफिट दे। तो मैं तो यही समझूंगा कि अगर वो 100% है तो ये भी 100% इसका रोल है, इक्वल है। ऐसे ही जी। है सर, बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे आपकी स्टोरी जानकर, स्टूडेंट्स के रिलेटेड बात करके। सर जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।